चलो जी, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे फटाफट से। हाँ जी बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे। आशीष एंड कनव, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है। और ये मतलब जो आप सोचते हो कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है जी, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? आशीष एंड कनव, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। हमें बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट क्वेश्चन पढ़े बाद में लेंगे, पहले जो काम है बेसिक वो कर लेते हैं। 1 नंबर का काम कर लेते हैं। 1 नंबर एग्जाम में फ्री में है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एसेट बिक सकती है उन्हें ट्रांसफ़र कर लेंगे, जैसे कि टू स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, और क्या है, प्लांट, और क्या है, इन्वेस्टमेंट। कितना कितना है? 24, 19, 40, 2, 10 और 32। ऐसे ही जो लायबिलिटी है उनकी पेमेंट के लिए इधर लिख लो, लेकिन आउटसाइड डेट, जैसे कि क्रेडिटर, कितना है क्रेडिटर? 42। ईपीएफ पेमेंट होगी इसकी भी कितनी? 60। और क्या गिवन है? मिसिस आशीष लोन, कितना? 9000। WCR को बाद में देखेंगे, क्लेम लेम होगा तो IFR, इसे ख़त्म कर दो। IFR कितना है? 4000। ठीक है जी, बस अब पढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट। पढ़ दो भाई, रणविजय पढ़ दो बच्चे क्वेश्चन। ठीक है, फिर प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट मैंने वो बना दिया है। पढ़ना पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ठीक है जी, आशीष ने कहा कि जी ये जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर 40,000 का, इसे मैं ले जाऊंगा। मैं कितने में? क्या जी 38 में। मैंने कहा ठीक है, तेरे नाम से लिख देता हूँ। मैं कहा ले, तेरा नाम लिख दूँ, एज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखूँगा? फर्नीचर। कितने रुपए? 38,000। और कह रही जी जो मेरी वाइफ के पैसे हैं ना, वो मुझे दे देना, मेरे साथ ही रहती है वो। ठीक है जी, मैं उसे दे दूँगा। अब आप उसे बुलाओगे, फिर वो आएगा, वो नहीं आ सकती। मैं कहा ठीक है, तू ले ले पैसे उसके। मैं कहा ले, जैसे तू पैसे यहाँ दे रहा था, यहाँ पैसे ले ले। कितने रुपए? ये तेरी कैपिटल में जोड़ देता हूँ, तेरी वाइफ का लोन, वाइफ लोन। कितने रुपए? 9000। भाई अगर मैं पैसे देता भी तो टू बैंक लिखता, मैं पैसे नहीं दे रहा, किसे दे रहा हूँ? ए को ए में जोड़ दूंगा, और क्या है। ऐसे ही मैं बेचता तो मैं बाय बैंक लिखता, बेच की जगह मैं ए को दे रहा हूँ। मैं तू ले जा भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? डेटर से रिलाइज हो रहे हैं कितने रुपए? मैं बाय बैंक लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ डेटर से आ रहे हैं 18,000। ठीक है जी, और नहीं, मैं यहाँ तो नहीं, 18,500 है, यहाँ तो 15,000 रुपये है। मुझे नई बुक से ये चैप्टर थोड़ा बहुत चेंज होगा। मेरे में तो 15 लिखा है। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? अरे रिलाइज कितने हैं मैं वो पूछ रहा हूँ भाई, वो तो मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ, डेटर 15 के थे, 19 के थे, 15 मिल रहे हैं। मुझे 15 से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। और प्लांट को हमने रिलाइज करा 5% कम पे। प्लांट कितना है? 210। इसे मैंने मार्केट में आवाज़ लगाई, मैं कहा प्लांट ले लो। एक आदमी आया, कहते 2,10,000 का 5% छूट कर दो। मैं कहा ले ले। 2,10,000 का में से 5% घटाने क्या आएगा? 5% घटाओ,
1 लाख, अरे वाह, तुम्हारा तो मैथ्स बड़ा तेज है भाई। तुम्हारे पास मैथ्स तो नहीं है कहीं? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। कनव ने कहा, मार्क करो, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कनव ने कहा, क्या कहा कनव ने कि ये स्टॉक है ना, स्टॉक ये मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा सारा? कनव ने कहा सर ये स्टॉक है ना, स्टॉक ये मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा सारा? कि ना, सिर्फ 40%। मैंने कहा 40% अगर तू ले जाएगा तो बचे हुए 60% का मैं क्या करूँगा? कह रहे वो आप देखो क्या करोगे, मैं कुछ तो आपका सामान लेके ही जा रहा हूँ। मैं कहा चल जो भी लेके जा रहा है तो पहले 24,000 का 40% बताना कितना आएगा। 24,000 का 40% कितना आएगा? 24,000 का 40% आएगा 9,600। तो मैंने कहा 9,600 अगर तू लेके जा रहा है तो बचे हुए 14,400 का। कह रहा जी वो देखो आपका क्या करना है। कह जी ये वाला स्टॉक मैं लेके जाऊंगा। मैं कहा तेरे नाम पे लिख दूँ? कह रहा लिख दो, लेकिन कहता है जी 20% कम पे लूँगा। दो चीज़ दी हुई है। 24,000 का स्टॉक कनव ले जाने को तैयार है, लेकिन 40% स्टॉक, पहले 24 का 40% निकालना। तो मैं कहा तेरे नाम पे लिख दूँ मैं, आप बाई केस 9,600 करना। 9,600 तो आप बता रहे हो उसकी वैल्यू, मेरे हिसाब तो इसकी 20% वैल्यू और कम है। मैं कहा चल 20% कम ही सही कुछ। कह रहा जी 7,680 में देते हो तो दे दो। मैं कहा चल तेरी बात सही, लो मैं लिख दिया यहाँ बाय क्या, बाय केस कैपिटल। क्या लेके जा रहे हैं ये? स्टॉक। कितने पे? 7,980 में। ठीक है जी, 7,680। और मैंने कहा यार जो 40% तो लेके चला गया ये तो चल मैंने लिख दिया, कह रहे बाकी क्या करो, क्या आवाज़ लगाओ स्टॉक ले लो। मैं कहा ठीक है, मैंने आवाज़ लगाई। मैं कहा स्टॉक ले लो, स्टॉक ले लो। एक आदमी आया, कह जी मैं ले जाऊँगा ये। मैं कह रहा कितने का है? मैं कहा जी 14,400 का है वैसे तो, लेकिन आपको मैं 10% महंगा दे दूँगा। कितने में? यार तुम्हारा तो, मैं तो कैलकुलेटर बेकार ही हाथ में है। अरे वाह भाई गजब, मतलब मैं अभी सोच भी रहा हूँ कि हैं गजब यार, तुम तो बिल्कुल फिगर टू फिगर सही है। और ये मार्केट में मैंने स्टॉक बेच दिया। एक आदमी ने मुझे कितने रुपए दे दिए? लो जी स्टॉक बेच दिया 15,840 में। कुछ डाउट है दोबारा बता देता हूँ, नहीं तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। एग्ज़ाम में ये वाला पॉइंट आता है कि स्टॉक कुछ कोई लेके जा रहा है, कुछ को मैं मार्केट में बेच रहा हूँ, सस्ता या महंगा वो केस डिपेंड करता है। 40% स्टॉक कनव ने लेके गया और बाकी मार्केट में मैंने बेच दिया। पहले मैंने 40% और 60% निकाला कि कितना वो लेके जा रहा है, कितना मैंने मार्केट बेचा। जो कनव लेके जा रहा है उसने कहा जी 20% सस्ता लेके जाऊंगा, तो मैंने 20% घटा दिया 9,600 का, 7,600 वो उसके नाम पे लिख दिया। जो बचा हुआ स्टॉक था उसे मैंने मार्केट में महंगा बेच दिया 10%, इसका 10% निकाल के जोड़ के बेच दिया, वो पैसे नगद आ गए। सिंपल। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्या है जी? ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल। मुझे मार्क कर लो फुल सेटलमेंट को। ट्रेड क्रेडिटर कितने हैं? क्रेडिटर कितने हैं? 42 के। मैंने कहा ट्रेड क्रेडिटर आपके 42,000 देने हैं। क्या जी मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसे पूछे। मैं कहा फिर? क्या जी मेरी तो नज़र आपकी इन्वेस्टमेंट पे है। मैं कहा वो तो 32,000 की है, तो ये तो फिर भी नुकसान। क्या जी कोई बात नहीं, आपस की बात है, मुझे वो 32 की चीज़ दे दो। समझ में आई बात? अगर यहाँ फुल सेटलमेंट ना लिखा हो तो फिर यहाँ बहुत नई नई कहानियाँ आती। ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ है एक व्यक्ति है जिसे मैं ट्रेड क्रेडिटर बोलता हूँ। ठीक है जी, उसके 42,000 रुपये मुझे देने थे। उसने कहा जी मुझे मेरे पैसों के बदले ये इन्वेस्टमेंट दे दो। मैं कहा फुल सेटलमेंट में? कह रहा हाँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पैसे पूसे नहीं चाहिए, बस ये दे दो। मैं कहा वो तो सस्ती है। कि जी कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है ले जा, इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। जब कोई आउटसाइड डेट कोई आपकी एसेट ले जाए
जब कोई आउटसाइड डेट आपके इसलिए उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। हाँ, अगर फुल सेटलमेंट ना लिखा होता कि वो अपने पैसों के बदले वो लेके जा रहा है, तो फिर बचे हुए क्या रह जाता, फिर 10,000 रह जाता। उस 10,000 के बारे में देखता मैं क्या लिखा होता, पैसे दिए नहीं दिए वो कहानी अलग है। ठीक है, फुल सेटलमेंट की वजह से मैंने यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, छोड़ दिया इसे। आगे बढ़ते हैं। कनव ने एक्सेप्ट किया एक अनरिकॉर्डेड एसेट। कनव कौन है जी? पार्टनर है। कनव कह रहा है जी एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड एसेट 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। कनव कहाँ है? कनव के लोन के बदले। अच्छी बात है जी, लो। कनव का लोन बताना कितना है हमारे पास है? कितने का? 35,000 रुपये का। ठीक है जी। उसने कहा जी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे लोन के बदले आपका एसेट चाहिए। मैं कहा कौन सी वाली? क्या जी वो जो अनरिकॉर्डेड है। मैं कहा तो बहुत अच्छी बात है, क्या ले जाओ, लो जी यहाँ लिखना कनव लोन। किस चीज़ के लिए? के अपने रिकॉर्डेड एसेट। कितने रुपए? 35। ठीक है जी। आपने कहा सर वो तो एसेट 40 की लेके जा रहा है। मैं कहा वो 40 की चाहे 4 लाख की होती, वो एसेट रिकॉर्ड है क्या हमारे पास? यहाँ रिकॉर्ड है? नहीं रिकॉर्ड है। एक ऐसी एसेट जो रिकॉर्ड में नहीं है, वो मेरी ऐसी लायबिलिटी की पेमेंट करवा रहा है जो कि मेरी रिकॉर्डेड लायबिलिटी है। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ में से कोई एसेट जारी होती तो फिर मैं कहता कि भाई ये एसेट के बदले लोन की सेटलमेंट हो रही है और फिर मुझे कुछ फ़ायदा नुकसान निकालता। यहाँ वो एसेट रिकॉर्डेड नहीं है और वो ऐसी एसेट जो मेरे एक लोन की रीपेमेंट करवा रही है, तो ये सारा का सारा मेरे लिए क्या है? फ़ायदा ही है। मतलब भैया एक बात बताओ, आपने उस व्यक्ति को ऐसी चीज़ दे दी जो आपके पास थी नहीं किताबों में, और अब आपको उसे पैसे नहीं देने पड़े, तो आपके लिए क्या है? फ़ायदा ही है। जैसे मान लिया मैं आपसे फ़ीस मांगता हूँ और आपने मुझे ऐसी चीज़ दे दी जो आपके किसी काम की नहीं थी, कि आपके पास थी भी नहीं, एक अनरिकॉर्डेड एसेट। आप सड़क से आ रहे थे, कोई पत्थर मिल गया आपको उठता हुआ, उन्होंने कहा सर फीस के बदले। मैं कहा हाँ ये तो मुझे चाहिए ही था, आपके तो पैसे बच गए। ठीक है जी। तो ऐसे एक ऐसी एसेट जो अनरिकॉर्डेड थी, उसने मेरी लोन की रीपेमेंट करवा दी, तो ये मेरे लिए सारा का सारा क्या है? ये इधर क्या निकल आएगा? फ़ायदा। ठीक है जी। अगर ये रिकॉर्डेड लायबिलिटी होती, सपोज करो आपने कहा सर ये लेके जा रहा है, कुछ और लेके जा रहे हैं, यहाँ कुछ और लिखा होता, ठीक है जी, वो कुछ और, तो फिर मैं देखता अच्छा इतने की एसेट 35 की, 35 में लेके जा रहा, कोई फ़ायदा नहीं। 40 की एसेट 35 की लोन पेमेंट कर रही, 5 का नुकसान। ठीक है जी। अब यहाँ पूरा क्या है? फ़ायदा निकाल के आ रही है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ना। कनव एग्री करता है टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन। कनव ने कहा कि ये सारा काम मैं कर दूंगा। डिसोल्यूशन का मतलब जैसे सामान लेके जाना, आवाज़ लगाना, बेचना, पैसे लेके आना, इन लोगों के पैसे देना, वो सब काम मैं कहा तू कुछ खाली है घर से? क्या नहीं, क्या जी इसके बदले में पैसे चाहिए होंगे 12,000, मेरी तनख्वाह है, मुझे तनख्वाह दे देना 12,000 रुपये। मैं कहा ठीक है। और मैंने कहा जो खर्चा होगा, तेल का खर्चा, ट्रक में लेके जाएगा सामान, आवाज़ लगाएगा वहाँ ज़ोर ज़ोर से, ठीक है जी, लोगों के घर जा जाके उन्हें पैसे देगा, वो सब काम में खर्चा नहीं होगा? क्या जी होगा? कह रहा वो खर्चा कौन करेगा? देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस। और उसने इस बात के लिए हाँ कर दी कि जी खर्चा मैं खुद कर लूँगा, ट्रक में तेल भी मैं डलवा लूँगा, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी मैं ही लगा लूँगा, स्टॉक ले लो, बस आप मुझे 12,000 रुपये दे देना। मैं कहा तो अच्छी बात है। एक्चुअल में खर्चा हुआ रियलाइजेशन का 8,000 रुपये का। अब आप मेरे को आता जवाब देना, एक्चुअल में खर्चा 8 का हो या 80 का, उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मैंने ये बात एक बार पहले ही बताई थी। मैंने कनव को एक काम के लिए अपॉइंट किया और उससे तनख्वाह तय हुई 12,000 रुपये की, और मैं कहा इतना
तनख्वाह तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उस काम में जो खर्चा होने वाला पहले उसकी तय कर लेते हैं कि वो खर्चा उस 12 में ही है या मुझे अलग से पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा जी बस सारे खर्चे मैं कर लूँगा, आप मुझे 12,000 रुपये देना, आपको और कोई रुपये देने की जरूरत नहीं है, वकील की फीस ही मैं 12 में से ही दे दूँगा, आने जाने का खर्चा ही मैं अपने आप देख लूँगा, बस आप मुझे 12 दे देना। मैं कहा ठीक है। एक्चुअल में खर्चा 12 का हो, 8 का हो, 800 रुपये का हो ना हो, उस बात से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये लिखा होता कनव ने ये बियर नहीं करे खर्चे, सपोज करो ये खर्चे को कनव ना कहता कि मैं बियर करूँगा, तो फिर उसके पैसे अलग लेता। वो तनख्वाह प्लस खर्चा, इसके ऊपर पूरे जनरल एंट्री है, पूरी डिटेल में डिस्कशन है इन कंसेप्ट के ऊपर जब मैं जनरल एंट्री कराऊंगा, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों याद रखना कि ऐसी क्या बातें लिखी है, लिखा हुआ बियर करूँगा नहीं करूँगा, ये वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा ना हो कि बियर करेगा, तो कभी मत मानना कि उसने कहा मैं बियर कर लूँगा, मानना खर्चा फर्म का ही है और फर्म ही बियर करेगी। ठीक है जी। तो हमें तो कुछ भी नहीं करना, हमें तो बस कनव को पैसे देने हैं। कितने रुपए? 12। लेकिन अभी तो मैं देता नहीं, कनव तो पार्टनर है। रियलाइजेशन एक्सपेंस के मैं उसे 12,000 रुपये दे दूंगा। और कुछ है हमारे पास क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अभी बहुत सारी चीज़ें देखने की, उनका हिसाब हुआ नहीं हुआ। देखते हैं। स्टॉक का हिसाब हुआ, हो गया। डेटर का हो चुका है, बीच टिक लगाने पड़ते हैं। फर्नीचर ले गया था, प्लांट बिक गया है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर को दे दी थी शायद मैंने, है ना? हाँ, इधर हो गया। इधर क्रेडिटर का तो हिसाब मैंने इन्वेस्टमेंट में निपटा दिया था, इसे ये दे दिया था, खत्म। ईपीएफ पेमेंट करनी पड़ेगी। ईपीएफ कितने रुपए? पूरे पैसे देने पड़ेंगे। वाइफ के पैसे हो गए। आईएफआर की पेमेंट नहीं होती, टोटल कर लो, प्रॉफिट लॉस आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर का आया हुआ है, इतना सा क्वेश्चन है। 6-7 एडजस्टमेंट और बाकी एक आधी चीज़ को देखना पड़ता है कि भाई बिकी नहीं बिकी। जैसे ईपीएफ चीज़ रह गई थी, एग्जाम में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जिसके ऊपर कुछ नहीं कहेगा, वो देखता है कि बच्चा खुद दिमाग मारता है नहीं मारता। जैसे ये चीज़ छूट गई थी, छुट्टी नहीं थी, जानबूझ छूट रखी थी, कर पेमेंट। हो सकता है यहाँ कोई एसिड छोड़ देता, ये वाला पॉइंट। अगर टेंजेबल है फुल रियलाइजेशन, इंटेंजेबल है 0 रियलाइजेशन। ठीक है जी। इसका टोटल करना मुझे कितना आएगा? 1,99,500 प्लस 15,840 प्लस है, ये क्या कर दिया? 1,99,500 15,000 प्लस 15 2,61,180। क्या लग रहा है, फायदा आएगा नुकसान आएगा? यार मैं तो दिमाग तो मेरा भी यही चल रहा है। 1,99,500 प्लस 15,000 प्लस 15,840। हाँ यार, ये तो 2,30 आ रहा है। 2,30,340। बताओ, कैलकुलेटर में भी गलती हो रही है। ये कैलकुलेटर ख़राब है क्या? या मेरे से ही चल रहा है? क्या लग रहा है, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? ऐसे बताना बहुत मुश्किल है भाई इस क्वेश्चन में। 42 वो बता सकता है पीछे वाला ब्रो बता सकते हो आप, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, टोटल कर लेते हैं। 2, 3, 3, 40 7,680 प्लस ऐसा कुछ आएगा मेरे हिसाब से 20,020 देखना, और प्रॉफिट ही आएगा 24 माइनस 19 40 2 10 32 9 12। हाँ देखो, आ तो रहा है 20,020। बांट दो इस 20,020 को किस रेशो में? 3:2 में। बांट के बताना क्या आएगा? 2 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आशीष कनव इंटू 3/5 12,012 8,008 खत्म।
केस लोन अनरिकॉर्डेड था, क्या क्या क्या? अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारी हाँ, ये 35 की थी। अगर ये उसमें डेबिट साइड होती है तो अगर सपोज करो वो प्लांट लेके जा रहा होता, नहीं प्लान की फिर? अगर 35 होती इधर वैल्यू तो रिकॉर्ड नॉमिनल में एंट्री है। मतलब यहाँ कोई और एसिड होती? हाँ 35,000 की होती है। हाँ। केस लोन में कट गई। नहीं, फिर तो रिकॉर्ड होती ना, फिर फायदा ना होता। बस आपने कहा सर यहाँ पे सपोज करो एक फिक्स रेट के नाम से एक एसिड थी जिसकी वैल्यू 35,000 रुपये थी, तो आएगा तो फिर भी है, फिर तो एसिड निकल के आएगी ना भाई। एसिड यहाँ से यहाँ आई, बस फिर क्या हुआ, 35 की थी, 35 की ले गया, कहानी खत्म। लोन में रियलाइजेशन चला जाएगा, खत्म हो जाएगी। और ऐसे कौन सी देखे अभी जो देखो एंट्री डेबिट साइड होती है, क्रेडिट एंट्री होती है। कौन सी, मैं समझा नहीं क्या है। अगर कोई एंट्री डेबिट साइड हो रखी है, एंट्री को यहाँ, हाँ, और कोई क्रेडिट साइड हो जाए वो तो उसकी एंट्री होती है। मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रहे हैं। कोई एंट्री डेबिट साइड हो रखी है और उसकी एंट्री क्रेडिट साइड हो जाए, तो एंट्री होगी। भाई मैंने तो ये बता रखा है कि अगर कोई आउटसाइड डेट आपकी एसिड ले जाए उसकी एंट्री नहीं होती। ठीक है जी, आपके डाउट लो। केस लोन बाय, क्या नाम है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने रुपए, 35,000 का था उसका लोन। वो एक एसिड लेके जा रहा है। बच्चे अगर आप उसे पैसे दोगे तो टू बैंक लिखोगे, और अगर आप उसे एसिड दोगे तो फिर यहाँ क्या लिखोगे, एसिड। एसिड तो सारी वहाँ ट्रांसफ़र मार दिया आपने, एसिड का तो अस्तित्व खत्म कर दिया आप लोगों ने। अब ये जब आप लोगों ने एसिड यहाँ लिख दी तो एसिड सारी खत्म हो गई। अब कोई एसिड पैसिड नहीं है। जब एसिड बिकती है तो बाय बैंक लिखते हो, बाय एसिड थोड़ी लिखते हो। ये तो नाम मैं इसलिए लिखता हूँ कि भैया पता रहे कि कौन सी एसिड बिकी है। ठीक है जी। तो जब आप उसे एक एसिड दोगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, यहाँ से निकल के आए, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, वो आएगी रियलाइजेशन के तरफ से ही, मतलब वो यहीं से ही निकल के आएगी। जब तक आप उसे यहाँ क्रेडिट नहीं करोगे रियलाइजेशन को, तब तक यहाँ वो डेबिट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो एंट्री क्या बन रही है, एंट्री बन रही है केस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 35 एंट्री ये बन रही है। चाहिए रिकॉर्डेड भी होती, रिकॉर्डेड होती है, वहाँ लिखी थी बस, फिर तो खत्म हो गई थी बात। इस बार रिकॉर्डेड नहीं थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ रिकॉर्डेड नहीं है तो फ़ायदा बुका हुआ है, जो आपको फ़ायदा है ना 20,000 ये फिर अगर ये ना होता उधर होता तो दोनों से पैसे में तो जाता, फिर ये लॉस निकल के आता कुछ जो भी आता। क्लियर, आगे बढ़ेंगे जी जी। हाँ, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मानता तो मैं उसे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटता। आपने सर अगर कोई क्लेम होता है सपोज करो WCR के ऊपर, सपोज करो WCR के ऊपर क्लेम होता, आपका 20 का है ना, मैं 15 मान लेता हूँ, तो पहले मैं उस क्लेम को यहाँ लिखता बाय WCR क्लेम 15, फिर पेमेंट करता 2/15 की, फिर तो पार्टनर बढ़ता ही हो। क्लेम 25 आता, पहले मैं यहाँ लिखता बाय WCR क्लेम 20 कि गुल्लक से तो 20 ही निकले। हाँ कोई बात नहीं, 25 इस बात का जवाब ही है। ये इलस्ट्रेशन 1 डिटेल में डिस्कशन होंगे आगे, जब जेनेटिक कराऊंगा आपके सब बात के डाउट मिल जाएंगे। अभी मुझे आप लोगों को कुछ समझाना नहीं है, मुझे क्वेश्चन फ्रेमिंग करानी है। जब एक बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो जाएगी 3-4 दिन और, फिर आपको जब मैं जेनेटिक समझाऊंगा आपकी ये भी डाउट खत्म हो जाएंगे। आपने सर 20,000 रुपये तक, आप तो कह रहे हो 25 मांग रहा है, मतलब मेरे पास तो 20 है, 20,000 रुपये गुल्लक से तोड़ के निकाल लिए, उसे पेमेंट कर दूंगा टू बैंक से। कितने की? 25,000 की। आपने सर 5 कहाँ से आए, 5 25 दिए, 20 थे, 5,000 क्या रह गया लॉस। वो सारा लॉस किस में बटेगा, पार्टनर में बट जाएगा, वो ऑटोमेटिक लॉस निकल आएगा। ठीक है जी, जैसे वहाँ पे रियलाइजेशन में लिखते हैं ना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। जी और एम, एक मिनट, और मशीन अंदाज
इलस्ट्रेशन 10 बच्चों वाला ट्राई कर लेना, हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं बढ़िया एक बार में ही। हाँ ये है दमदार सा इलस्ट्रेशन। तो क्या हो गया? इलस्ट्रेशन 11 देखो बच्चों। इलस्ट्रेशन 10 होमवर्क दे दिया, ट्राई करना, हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो कल डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कौन नहीं आया आज? आराध्या नहीं आई? नहीं, अपर्णा नहीं है, वो सो गई होगी पक्का है। जाओ। क्या हुआ? वो अच्छा आर्यन, उसका तो मैसेज आ गया था मेरे पास। नहीं उसका तो मैसेज आ गया था बच्चे का मेरे। हाँ नहीं भाई, मैंने कहा आर्यन को तो मैं जानता हूँ। कल रिकॉर्ड तो नहीं हुआ था? कल रिकॉर्ड कहाँ हुआ था? मैंने तो बोलना ही नहीं ऐसा। मैं तो अपर्णा की बात कर रहा हूँ। जब अपर्णा वीडियो देखेंगे कहेगी मेरी बात शुरू होगी। बताओ। इलेक्शन सॉरी 10 नहीं है, 10 तो होमवर्क है। लो मैं लिख देता हूँ भाई, सब सुन लो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क है, हम 11 करा रहे हैं। क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक होमवर्क है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाद में पहले स्टार्ट करते हैं टाइप करना अपना सामान। क्या क्या है हमारे पास? स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, और क्या है? डेटर। डेटर है तो सब प्रोविजन हाथों हाथ लिख दो, ये छूट जाता है हमसे। प्रोविजन कितना है? 2000। आगे बढ़ो। डेटर के बाद प्लांट और बिल्डिंग और गुडविल। गुडविल राइट ऑफ होती है चैप्टर में या यही करते हैं? यहाँ सेम ट्रीटमेंट है जो अदर एसेट्स का है। बिक गई ठीक है, नहीं बिकी कोई बात नहीं। स्टॉक 5, 10, 20, 5, 10, 20, 20, 15, 20, 15 और लायबिलिटी देखना। क्रेडिटर, क्रेडिटर 30, बीपी कितने? 8000। और क्या है? दोनों की वाइफ के लोन है। बाय मिसिज एज लोन, बाय मिसिज 20 लोन। एक ही वाइफ का कितना लोन है? 5 और 10। आगे बढ़ेंगे। IFR लिख दो। और कुछ? बस अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए प्रॉमिस टू पे मिसिस एज लोन। ए ने कहा कि मैं अपनी वाइफ के पैसे मैं दे दूंगा। मैं कहा ठीक है, तू ले जा अपनी वाइफ के पैसे। टू एज कैपिटल ब्रैकेट में लिखना, वाइफ कितना? और कह रहा है जी जो स्टॉक है ना, स्टॉक ये भी मैं लेता जाऊंगा। मैं कहा तू लेता जा। एज कैपिटल ब्रैकेट में लिखना स्टॉक कितने का? कितने पे? 4000 में। मैं कहा कोई नहीं ले जा। और क्या है? बी टूक ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी ने कहा जी इन्वेस्टमेंट है ना ये, इसकी आधी में दे दो। मैं कहा 5000 की? कह रहा हाँ, लेकिन 5 में नहीं, 10% कम। मैं कहा 4.5 में? कह रही जी हाँ। मैं कहा ले चला जाता। बाय 20 कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की? 4.5। दिखाऊं लिखा के 4.5 कैसे है? समझिए 5000 का 10% निकला 500, 5000 में माइनस हुआ 500, 4.5 आ गया। आगे बढ़ो। आगे क्या है? डेटर से 19,000 इंक्लूडिंग बेड डेट रिकवर 6000। कोई फर्क नहीं पड़ता, बेड डेट से पैसा आए, डेटर से पैसा आए, मरा हुआ पैसा आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए पैसा पैसा है। बाय बैंक खत्म। इस चैप्टर के अंदर प्रोविजन
बैड डेट कोई किसी काम का नहीं है, सीधा देखो पैसे कितने आ रहे हैं, ख़त्म। आगे देखो क्रेडिटर एंड बीपी, ये मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर एंड बीपी वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 month आफ्टर 31 March। They were paid immediately on 31 March at 6% डिस्काउंट पर एनम। क्रेडिटर ने कहा कि सर जी हमारे पैसे दे दो। मैं कहा तुम्हारे तो पैसे 1 महीने बाद देता हूँ मैं, तो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है, 1 महीना लिखा हुआ है। कह जी मुझे तो आज चाहिए। मैं कहा डिस्काउंट देना पड़ेगा फिर। कह जी कोई नहीं, जितना डिस्काउंट है महीने के हिसाब से काट के हमारे पैसा आज दे दो। बीपी भी सेम बात कर रहा है। लो जी कितने रुपये का, 30,000 के क्रेडिटर थे, कितने रुपये डिस्काउंट लिया मैंने उनसे। ये टाइम क्यों चलाया मुझे बता सकता है कोई? एक महीना। यहाँ पे टाइम क्यों लगाया मैंने? यहाँ पे टाइम पता इसलिए लगा है कि जो रेट दिया हुआ है 6% वो पर एनम दिया हुआ है, और फिर टाइम बताया हुआ है कि जी 1 महीना। अगर वो 6% ही दिया होता, पर एनम ना लिखा होता, तो मैं सिर्फ सीधा 1800 रुपये निकाल देता। अब आ रहा है 150। कितने रुपये दिए मैंने उसे? सेम कहानी मैंने बीपी पे भी करी। बीपी कितने थे? 8,000 का 6% 1 महीने के लिए। इससे जो पहले क्वेश्चन करे मैंने 1-2 बार, वहाँ कहीं टाइम नहीं चलाया मैंने। बच्चा मुझसे एक दिन पूछता है, कह रहा है सर यहाँ तो मैंने 1 महीना क्यों चला दिया यहाँ आपने, इससे पहले वाले तो हमने कभी टाइम चलाया नहीं। मैं कहा टाइम चलाने के पीछे इस परसेंटेज के साथ ये पीए की वजह से चल रहा है टाइम। मैंने ये बात आपको फंडामेंटल चैप्टर में बताई थी, जहाँ पे क्वेश्चन था करिश्मा वाला। एक ऐसे ही ठीक है, जहाँ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ फिगर ऐसी थी कि उसने ड्राइंग करी 40,000 और फिर वहाँ पे लिखा था @10%, और यहाँ लिखा 10% पर एनम। तो एक जगह आपने 10% अप इंटू 6/12 चलाया था, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं बताया था, ठीक है। और दूसरे में फिर आप लोगों ने टाइम नहीं चलाया था। मैंने स्पेशली बताया था यहाँ एक जगह 10% पर एनम है, एक जगह 10% है। जहाँ पीए आएगा, पीए नहीं आएगा, पर एनम नहीं आएगा, वहाँ टाइम फैक्टर इग्नोर कर दो, फिर पूरा लिखो। और जहाँ परसेंटेज है और टाइम भी बता रखा है, तो फिर वहाँ आपको टाइम चलाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। कितना आ रहा है? क्या? 7,900 टू बैंक। बीपी 7,940, सॉरी 960, और टू बैंक। क्रेडिटर कितने हैं? 29,000। आगे बढ़ते हैं। प्लांट से रिलाइज हुए 25, बहुत अच्छी बात है। और क्या है? बिल्डिंग से 40, और जो आते जा रहा लिखते जाओ। कितना? 6। फायदा हो गया तो। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी बेच दी मैंने। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास नहीं, इन्वेस्टमेंट तो वो ले गया था। बहुत बढ़िया, वो आधी ले गया था, आधी बची हुई थी। और अगर हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द बुक्स इन द फर्म विच हैज बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली। एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर होगा जो किताबों से मैंने पहले हटा दिया था। किताबों से हटाने का मतलब है कि वो बैलेंस शीट में नहीं था, ठीक है जी। लेकिन कबाड़ तो होगा उसका कहीं पड़ा हुआ। जैसे बच्चे मैं कहूँ कि आज के टाइम में मेरे पास कंप्यूटर नहीं है मेरी किताबों में, लेकिन कंप्यूटर का कबाड़ तो आज भी है। किताबों से हटाने का मतलब ये है कि बुक से हटा दिया, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है फिजिकली, वो कहीं पड़ा होगा, ठीक है जी। वो एस्टिमेशन लगाया कि मैंने कहा 300 में बिक सकता है, और बी ने कहा जी कि मुझे दे दो। मैं कहा ले जा। मैं कहा ला पैसे। क्या जी मेरे नाम पे चढ़ा दो पैसे, बाय 20 कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट। कितने पे? और क्या है? और तो कुछ नहीं है। टोटल करने से क्या आ रहा है?
ये 25 और 25 50 90 94 500। क्या लग रहा है, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? मुश्किल सा ही लग रहा है बताना तो। प्रॉफिट ही आएगा। कैसे कर भी दिया आप लोगों ने? हो सकता है बच्चों कोई चीज़ रह जाती है, टोटल इसलिए करता हूँ मैं बार बार बुक से, इसलिए नहीं देखता, कोई चीज़ रह जाती है इसमें, कुछ भी रह जाएगा। एक बार चेक कर ले सारी चीज़ें, मैंने चेक तो किया ही नहीं अभी तक। एक बार टिक लगा ले सब पे, टिक लगा लेते हैं। अगर आप वहाँ से देख के बताओगे ना तो वो गलती हो जाएगी, इसलिए बार बार मुझे करना पड़ता है, और इसलिए मैंने कैलकुलेटर मंगवा लेता है इस चैप्टर से पहले। स्टॉक का हिसाब हो गया था, कहाँ हुआ? अच्छा ये हो गया। और इन्वेस्टमेंट याद है, हो गया। डेटर ले गया, प्लांट बिक गई है, बिल्डिंग हो गई है, गुडविल बिक गई है। इधर आ जाओ, क्रेडिटर पैसे दे दिए थे, हाँ दे दिए। बीपी हो गया, वाइफ के पैसे दे दिए, इसकी वाइफ के पैसे नहीं दिए, छूट गया था ना एक, देखो पॉइंट। 20 वाइफ लोन कितने रुपए है? अच्छा बस, तीस 40 50 56 60 64 500 159 300 आ रहा है क्या? ठीक है, इसमें से माइनस करना 20 और 20 40 50 60 70 74 79 माइनस कर लो 79 माइनस 7960 माइनस 29850 और 10,000 32,400 कुछ रुपये का आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 32,490। ये क्या है? ये प्रॉफिट है बाय और सॉरी टू प्रॉफिट ऑन, क्या नाम है इनके? ये भी रेशो दिया हुआ है जी? अच्छा दिया नहीं हुआ इसलिए इक्वल 16,200। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? आगे क्या बनेगा? दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे किसके पैसे देते हैं हम? है कोई? है जी? फिर कोई नहीं, छोड़ दो आगे। उसके बाद किसे पैसे देते हैं हम? है कोई? बगैर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन पार्टनर कैपिटल ना हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या क्या नाम है इनके जी? पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। सबसे पहले बैलेंस नोट डाउन कर लो, कितना है? बस 10-10। बहुत सिंपल है, इधर ढूंढो कहाँ इनके नाम लिखे हैं ए बी सी के। एक, बस एक डेबिट साइड लिखा है। ये पैसे किस बात के दिए जा रहे हैं? एक उसकी वाइफ के लोन के पैसे, मैं ये भी तेरे नाम पे लिख दिए। फिर उन्हें और पैसे मिले थे किस बात के? रियलाइजेशन का प्रॉफिट। और कुछ है? एक ही तो लिखा है। अच्छा सॉरी, ठीक है जी। और कोई नाम लिखा है इनका इधर? भाई पहले मैं नाम तो ढूंढ लूँ, पहले अपना पॉइंट तो पूरे स्टेप थोड़े छोड़ दूंगा मैं, छोड़ दो। ये लिखा है ए बी के नाम। टू रियलाइजेशन, ए का कितना? 4,000, बी का कितना? 4.5। और कहीं भी लिखा है ए बी का नाम, बी में यही जोड़ दो चाहे तो। कितना?
आप सर मैं अलग लिख दूँ, अलग लिख दो, 300 रुपये अलग से लिख दोगे, लो अलग ही लिख देता हूँ। और कुछ? अब देखो कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ तो नहीं है। मुझे एक चीज़ दिख रही है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर जनरल है, कितना है? 10 का है, बराबर बांट दो। दिना कहीं कोई चीज़ राइट ऑफ के लिए है क्या? कितना? 1750 कर दो। और कुछ? और तो कुछ नहीं है। पेमेंट कर दो इनकी और इन्हें घर भेज दो। कितना आएगा? 10, 20, 36 और 10, 31, 36 में से माइनस करो 32, 32 आगे नहीं होगा। 32,245 में से माइनस कर लो 1750। इसे दिए गए हैं 30,495 रुपये और 31,000 हैं 4501 दिए, 301 दिए, 1701 लिए, 24,600। देखना मैच करना बच्चों। डाउट है यहाँ तक कोई? इतने ही पैसे गए? हाँ इतने ही गए हैं। बैंक अकाउंट मांगा है नहीं मांगा? बनाया है इसने? बनाऊँ या बना लोगे? पक्का? कौन कौन बना लेगा? ठीक है, आराध्या बना लोगे आप भी? बनवाओ। बैंक अकाउंट बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक चीज़ ढूंढनी है, बैंक। देखना कितना बैंक है? 8,000 का बैंक है, मतलब 8,000 बैंक में पड़े हुए थे। और कुछ भी है? हाथ में भी है। कितने रुपए? उसे ही बैंक में जमा कर दो बच्चों। 8,000 तो बैंक में थे ही। आपने सर मैं मान लेता हूँ कि कैश में पेमेंट हो रही है, जो आपको मानना चाहो मानना, बेटर बैंक रहता है। बैंक में 8 तो पड़े ही थे, 500 में जो जेब का जितने नोट था वो बैंक में जमा करा दिया, तो यहाँ क्या आ गया? टू कैश पास। एंट्री आती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक को डेबिट कर दिया, काम किसका आ गया? कैश का। वो पैसे ही बैंक में धर दिए, हमने कहा ये रखो। बस अब कुछ नहीं करना। क्या ढूंढना है? बैंक ढूंढना है। कितनी जगह दिख रहा है मुझे यहाँ? 3 जगह। तीनों को यहाँ लिख दो उठा के। बाय रियलाइज। कितने रुपये जोड़ना? 39। होगा नहीं ऐसे। $31,890। और कहीं लिखा है बैंक? हाँ यहाँ लिखा है। देखता हूँ एक मिनट रुक जाओ। रियलाइजेशन कितना है? 94। कितना? 3 बैंक है ना, 7960 प्लस 29,800, एक मिनट, 29,850 और ये तो 47 आ रहा है। ये क्या कर दिया मैंने भाई? 7960 प्लस 29,850 और 10,000, 47,810। अब ठीक है। और कुछ? और तो कहीं नहीं बैंक है ना। इधर आ जाओ। इधर 2 जगह लिखा है, बाय एज कैपिटल, बाय बीस। अरे तुम करवाने वाले थे, मेरे पे करवा दिया पूरा। 24,200 सॉरी 695 मैच हो जाना चाहिए। कितना आ रहा है? 95,000, 1,03,000। ये भी मैच होना चाहिए। 47,810, 30,495 और 24,695। खत्म। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? एग्ज़ाम में बहुत रेयर चांस होंगे कि ये और ये आ जाए।
होम एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे ये चीज़ें, इसलिए कराई जा रही है। या तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कल मिलेंगे जी आप लोगों से। बाय बाय।